नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका अध्ययन जारी होगा आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और उसका जो हम कई पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, इसकी पेडागोजी सॉल्व कर चुके हैं, इसका सोशल साइंस सॉल्व कर चुके हैं और साइंस सॉल्व कर चुके हैं साथियों। तो हम इसका और हिंदी जो लैंग्वेज फ़र्स्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज फ़र्स्ट है, उसे भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। उसके भी 15 क्वेश्चंस जो भाषा के हैं, लैंग्वेज के हैं, जो पैराग्राफ्स रिलेटेड हैं, उसे हम लोग साथियों सॉल्व कर चुके हैं। तो आज इसका पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक 30 क्वेश्चंस में वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। आप लोग थोड़ा सा नहीं इतना नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है, 20 से 25 मिनट से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट 2 में बनाने का प्रयास किया है। तो पार्ट 5 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड जो है, यानी कि जो अगर आपने किसी भी साथी ने जो इंग्लिश लैंग्वेज को सेकंड तौर पे चूज़ किया है, तो इसके 15 क्वेश्चन साथियों जो पैसेज थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे जो इंग्लिश पेडागोजी है वो सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। ये 121 से स्टार्ट है और 135 तक हम लोग साथियों सॉल्व कर चुके हैं। तो आगे हम 136 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से साथियों आपके इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन लैंग्वेज रिलेटेड रहते हैं। अब 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी। तो 136 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एडवोकेट्स ओरल ड्रिलिंग एंड मास्टरी of the formal properties of language as essential for language learning? Option first, audio linguism. Option second, communicative language teaching. Option third, grammar translation method. Option four, total physical response. तो साथियों आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से क्या कर रहा है, अनुशंसा करती है, यानी कि उसके बारे में बता रहा है। तो आपका ऑप्शन जैसे ये ऑडियो लैंग्वेजिज्म मतलब श्रव्य भाषावाद, और जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है यानी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जिसे कहते हैं हम लोग, और जो थर्ड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि, और फोर क्या है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कुल जो आपका बच्चा फिजिकल रिस्पॉन्स करता है यानी भौतिक प्रतिक्रिया देता है उससे कहते हैं। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब हम अगर ड्रिल और भाषा के बारे में औपचारिक गुणधर्म की बात करते हैं तो आता है श्रव्य भाषा यानी ऑडियो लैंग्वेजिज्म के बारे में। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। यानी श्रव्य जो भाषावाद विधि क्या होती है, वो भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप तरह से क्या करती है, अनुशंसा करती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 क्या है आपका, हाँ, एलम इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इज़ एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेज, कन्नड़, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश। ही यूजेस ऑल द 4 लैंग्वेजेस फ्रीली when he speaks to his parents at home and in school. He uses Hindi, Kannada and English as these are the language known to his friends and teachers. What is the practice known as? Option first, translingual ability. Second, code meshing. Option third, code moving. Option four, interlanguage. यानी कि आपसे कह रहे हैं, यानी कक्षा 7 का एक विद्यार्थी है एलम, वो क्या जानता है, कन्नड़ जानता है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश भाषा जानता है, और इस तरह से वो 4 भाषाएं जानता है। और घर में जब वो अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा बहुत अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र क्या हैं, अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को यानी कि हम लोग किस रूप से जानेंगे, ये आपसे पूछा है। तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहते हैं साथियों ट्रांसलिंगुअल योग्यता। क्या कहते हैं, यानी कि जो ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब ये ऐसा क्यों होता है साथियों कि ट्रांसलिंगुअल का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा कई तरह की भाषाएं, या कोई भी व्यक्ति अगर कई तरह की भाषाएं जानता है और उसमें एलेबोरेट करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए वो किसी जो दूसरा अगला आदमी जानता है उसी भाषा का प्रयोग करता है।
तो जैसे घर में जब अपने माता पिता के साथ बात करता है या तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोल लेता है क्योंकि उनके माता पिता भी सारी भाषाएं जानते हैं। और विद्यालय में वो हिंदी कन्नड़ इसलिए बोलता है क्योंकि उसके मित्र अध्यापकों की भाषाएं आती है। तो इस स्थिति को पारिभाषिक यानी कि ट्रांसलैंग्वेज योग्यता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। आपसे पूछा है कि भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट है नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ऑप्शन सेकेंड नॉलेज ऑफ द नेटिव फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ नथिंग टू डू इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ऑप्शन थर्ड knowledge of the native first language supports in the learning of second language. Option 4 first language learning and second language are completely distinct। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सहजात प्रथम यानी जो प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। बिल्कुल नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो इसमें से आपको सही, तो ये तो गलत बात है, तो इसको क्रॉस करते चलते हैं साथ में। फिर इसके कह रहे जो है प्रथम भाषा के ज्ञान जो यानी कह रहा है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है यानी प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, अगर प्रथम भाषा आपको सही से नहीं आएगी तभी उसका नियम नहीं पता होंगे तो द्वितीय भाषा आप कैसे सीख पाएंगे। तो यानी ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड भी। अब थर्ड क्या कह रहा है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट्स है इन द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही बात है, जो प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम यानी सीखने को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। आपसे यही पूछा कि कौन सा सही है, तो आप हमें आंसर मिल गया। 4 क्या करें, फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग एंड सेकंड लैंग्वेज आर कंप्लीटली डिस्टिंक्ट, यानी करें जो प्रथम भाषा अधिगम है और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग नहीं, तो अलग अलग नहीं है, अलग अलग होंगी तो सीख कैसे पाएगा। तो ऑप्शन थर्ड ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। अ टीचर ऑफ क्लास 6th brought items like spoon, plates, utensils, boxes and pen to her classroom to teach vocabulary from their writing a description of objects in kitchen. What are these objects known as in language teaching? यानी आपसे कह रहा है कि कक्षा 6 की एक अध्यापिका शब्दावली समृद्ध यानी उनको अच्छा करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। इन्हें दिखाकर वे रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा है, यानी क्या कहेंगे इसको। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट टीचिंग मटेरियल्स, ऑप्शन सेकंड जो आपका लिया, और ऑप्शन थर्ड क्या है कुकिंग आइटम्स, ऑप्शन 4 क्या है रियल लाइफ टास्क। तो इसे क्या कहेंगे, यानी रियलिया कहते हैं साथियों इसको, यानी वास्तविक वस्तुएं, यानी कि वो दिखाना चाहती है, यानी कि क्या पढ़ाना चाहती है, यानी कि चम्मच को क्या कहते हैं, यानी शब्दावली, यानी चम्मच, स्पून, प्लेट्स, यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन हैं, डिब्बे हैं, तो यानी उनको स्पेलिंग सही, तो वो उनको क्या कहते हैं, ये रियल यानी रियल वस्तुएं दिखाकर उनको याद कराने के प्रयास कर रही है। तो ये हो गया, इसको रियलिया कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज, यानी जो डिक्लेरेटिव यानी जो घोषणात्मक ज्ञान होता है क्या है। आपका ऑप्शन फर्स्ट knowing to pronounce word in a language, option second knowledge about the grammatical item, option third knowing how to identify an error in a grammatical item, option 4 knowing how to do the grammatical item। यानी ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है कि किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना, यानी घोषणात्मक ज्ञान क्या है, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण ज्ञान करना जानना। तो ये तो नहीं होगा, तो क्रॉस करते चलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दूसरा क्या है, नोइंग नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम्स, यानी व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। यस, ये हमारा होगा। और भी थर्ड को भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, नोइंग हाउ टू आइडेंटिफाई एन एरर इन अ ग्रामेटिकल आइटम, यानी व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। ये घोषणात्मक के अंतर्गत आता है, यानी कि डिक्लेरेटिव के अंतर्गत नहीं आता। तो ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए, यानी नोइंग हाउ टू डू ग्रामेटिकल आइटम, ये तो कह रहा है किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। तो ये भी नहीं होगा। तो जो डिक्लेरेटिव होता है वो क्या है, नॉलेज अबाउट द ग्रामेटिकल आइटम, यानी व्याकरण तत्वों के बारे में पूरी तरह से ज्ञान, यही है डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो ऑप्शन सेकंड ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑल वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। साथियों, मेरा प्रयास यही रहता है कि आप 100% सफल हों, और इसी उद्देश्य के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैसे प्रिपरेशन करनी, क्योंकि एक सफल इंसान ही आपको बता सकता है कि किस तरह से आप सफल हो। तो इसलिए मेरा यही उद्देश्य है, मैं प्रयास पूरा यही रहता है कि आप पूरी तरह से मैं आपको अच्छी चीज़ें और सही ढंग से आपको रिप्रेजेंट कर सकूं, जिससे आपको कम समय में अच्छी नॉलेज हो सके। इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़रूर करता हूं, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है कि आपको समझ में आए। इसलिए मैंने इस 2 पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को आपको बताया, एक लैंग्वेज और पैडागॉजी। तो अगर अच्छा लगे तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 141। Here is a situation where students were exposed to the opposite perspective of the subject under consideration to allow them to further understand it. What does this process attempts to promote among learners? तो आपसे क्या कह रहा है कि here is a situation, यानी यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ क्या है, विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के क्या करना है, विपरीत, अपोजिट, ये तो कह रहा है अपोजिट पर्सपेक्टिव, यानी कि विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। और इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस, सेकंड प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी, ऑप्शन थर्ड क्रिटिकल लिटरेसी, ऑप्शन फोर लिटरेसी डेवलपमेंट। यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब यानी कि समालोचनात्मक विश्लेषण, और उसके बाद प्रोसेस बेस्ड पेडागोजी यानी कि प्रक्रिया आधारित जो आपकी शिक्षण शास्त्र होता है, पेडागोजी। थर्ड क्रिटिकल लिटरेसी यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता, और फोर्थ क्या होता है, लिटरेसी डेवलपमेंट यानी कि साक्षरता विकास। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि यानी ऐसी सिचुएशन जब यहाँ एक क्या हो, जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचय कराया जाए, तो उसको कहते हैं साथियों क्रिटिकल लिटरेसी, यानी कि समालोचनात्मक साक्षरता कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर क्या होती है, समालोचना तो शिक्षण साथ अपने जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और ये सामाजिक मुद्दों पर क्या करते हैं, बहुत से विचार को क्या करते हैं, स्वीकृति भी करती हैं, और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति क्या करते हैं, समर्पित हैं। इसमें शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। यही है आपकी क्रिटिकल लिटरेसी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज, सॉरी सेकंड कह रहा हूँ, ऑप्शन थर्ड क्रिटिकल लिटरेसी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, यानी कि आपसे पूछा है कि जो परिभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है। ठीक है, आपका ऑप्शन फर्स्ट है it refers to moving from one language to another language while teaching learning language. Second, it refers to understanding how languages change over the period of time. Option third, it is a pedagogical process of using more than one language as resources in a classroom. Option four, it is language in education policy on how many languages are to be taught in a school. यानी ऑप्शन फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि जो भाषाओं के शिक्षण अधिगम है के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। यानी जो ट्रांस लैंग्वेज है वो जो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित, तो व्यवहार करने से संबंधित नहीं है साथियों, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो क्रॉस करते चलते हैं हम लोग, तो ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेजेस चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप क्या करती हैं, बदलती हैं, तो ये भी ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इट इज़ पेडालॉजिकल प्रोसेस ऑफ यूजिंग मोर देन वन लैंग्वेज एज रिसोर्सेज इन अ क्लासरूम। हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। यानी एक से अधिक भाषाओं को, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखना ही क्या कहलाती है, ट्रांस लैंग्वेजिंग कहलाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा है तो हमें मिल गया। और चौथा क्या करें, इट इज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी ऑन हाउ मैनी लैंग्वेज आर टू बी टॉट इन स्कूल, तो ये नहीं होगा। यानी विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा, इस पर कोई ये मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग का कोई उद्देश्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 143। साथियों मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का भी ये उद्देश्य था, कई साथियों की डिमांड भी थी, और ये भी है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने 2024 से इसलिए भी शुरू किया क्योंकि जो
जो सिलेबस है पिछला 2011 या 2014 से कराने का ये क्या मतलब था? पहली बात तो बहुत इजी है वो चीज़, इजी के साथ साथ जो 24 में आया है वो 25 में रिलेटेड इसलिए आएगा क्योंकि सिलेबस लगभग वैसा ही आता है, बहुत पुराना है इसलिए। उससे हाँ पेडागोजी जरूर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं आता जितना पिछले 5 सालों का आता है। तो इसलिए मैं आपको बैक ईयर से रिवीजन करा रहा हूँ, 2024, 23, 22 इस तरह से मैं सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आज ये 2024 है, एक दो और इसके बचे हुए सब्जेक्ट्स के वो मैं आपको और करा दूंगा। तो 143 क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर लर्निंग टू राइट वेल इन अ लैंग्वेज? यानी आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, मेकिंग एन आउटलाइन, ड्राफ्टिंग, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, एडिटिंग और फाइनलाइजिंग। यानी आपसे कह रहे हैं कि जो मानस संसदा मानस मतलब ब्रेनिंग का मतलब जो मस्तिष्क का यानी कि जो मंथन है, स्टॉर्मिंग मतलब मंथन यानी मस्तिष्क मंथन रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण मुख्य बिंदु क्या है, जैसे क्या करना है, नोट करना, ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग मतलब संपादन करना, मेकिंग एंड आउटलाइन यानी नोट करना उसको, जॉटिंग डाउन्स का मतलब अंतिम रूप से उसको, एडिटिंग फाइनलाइजिंग अंतिम रूप देना। और सेकंड में क्या करना है, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन यानी कि इसका आपको सीरियल बताना है कि कैसे करना है। तो इसमें से आप राइटिंग द ड्राफ्ट, मेकिंग एंड आउटलाइन, एडिटिंग फाइनलाइजिंग, या थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, राइटिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, मेकिंग एट आउटलाइन, फाइनलाइजिंग। तो फाइनलाइजिंग तो सब में सबसे लास्ट में रहेगा, बिल्कुल वो तो अंत में करना ही है। तो फाइनलाइजिंग तो सबसे लास्ट में ही आ रहा है। 4 नंबर क्या है, ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग क्या है, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, मेकिंग एन आउटलाइन, विथिंग द ड्राफ्ट, एडिटिंग, फाइनल। हाँ तो यही होगा साथियों, एडिटिंग के बाद ही फाइनलाइज करते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रेनिंग स्टॉर्मिंग करेंगे यानी कि मानस मंथन मतलब मस्तिष्क में सोचेंगे विचारेंगे, फिर उसके मुख्य बिंदु क्या करेंगे, नोट करेंगे, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, फिर उसके हिसाब से मेकिंग एंड आउटलाइन रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर राइटिंग द ड्राफ्ट, फिर उसके क्या करेंगे हम उसका प्रारूप लिखेंगे, फिर उसमें एडिटिंग जो भी हमें संपादन करना होगा, जो भी जोड़ना घटाना होगा वो करेंगे, फिर उसको फाइनलाइजिंग कर देंगे। तो ऑप्शन 4 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, learners in a class of social science try to capture the main ideas of the classroom lecture and make point of the lecture. What is this skill known as? यानी कि आपसे कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा है में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य यानी कि स्पीच दी जा रही है, लेक्चर दिया जा रहा है, से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? यानी समझ भी रहे हैं और उसको लिख भी रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, स्टडी स्किल, सेकंड लिसनिंग स्किल, थर्ड राइटिंग स्किल, फोर्थ कॉग्निटिव स्किल। तो उसे साथियों क्या कहेंगे? तो यानी कि फर्स्ट यानी स्टडी स्किल मतलब अध्ययन कौशल, लिसनिंग स्किल मतलब श्रवण कौशल, और राइटिंग स्किल मतलब लेखन कौशल, और डी कॉग्निटिव स्किल। तो ये आपको बताना है। तो इसे साथियों यानी क्या कहते हैं, स्टडी स्किल कहते हैं। यानी जब सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसमें शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे व्यक्तित्व के मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख भी रहे हैं, तो इस कौशल को अध्ययन कौशल कहेंगे। अध्ययन कौशल की एक क्या है, एक श्रृंखला है, मतलब एक सीरीज़ के हिसाब से होते हैं जो नई जानकारी को व्यवस्थित करने और लेने, जानकारी को बनाए रखने या मूल्यांकन से निपटने की प्रक्रिया से होती है। तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्टडी स्किल यानी अध्ययन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, हियर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड आउट विच टिपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू। यानी कि आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न को पढ़ें, ठीक है, हियर इज अ क्वेश्चन, रीड एंड फाइंड, उसको पढ़ना है और पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है। यानी क्या है क्वेश्चन, हैविंग रीड द स्टोरी ऑफ द लिटिल गर्ल यू फील मूव्ड बाय हर सफरिंग एंड करेज टू फेस द ट्रबल, यू वुड राइट अ लेटर टू द लिटिल गर्ल अप्रिशिएटिंग हर, राइट द लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो आपको 120 वर्ड्स में यानी कह रहे हैं एक छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों को कठिनाइयों को सामने करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे लगभग 120 शब्दों में, तो क्या लिखेंगे? तो मतलब उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट एक्सप्रेसिव क्वेश्चन, सेकंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड एक्स्ट्रा पॉलिटिव क्वेश्चन, ऑप्शन 4
डिस्कर्सिव क्वेश्चन, यानी कि पहला यानी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि अब अपनी अभिव्यक्ति, अपना बातें जाहिर करना, ऐसे प्रश्न करेंगे। सेकंड में यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न करेंगे। और थर्ड यानी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग, यानी कि पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न। और डी क्या है, डिस्कसिव क्वेश्चंस, यानी विमर्श संबंधी प्रश्न। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उसको 120 वर्ड्स का लगभग लिखना है। तो साथियों जब 120 वर्ड्स का लिखना ही है तो आप उसको यानी कि कैसा होना चाहिए, पाठ से संबंधित होना चाहिए, मतलब पाठ से उसकी मतलब कहानी से संबंधित होना चाहिए। तो यानी वो कैसा एक्स्ट्रा पॉलिटी, यानी पाठ का विस्तार करने वाला भी हो और प्रश्न भी हो उसमें। तो यही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉलिटी क्वेश्चन यानी प्रश्न होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। A teacher in class 8th read out a text of 5 sentences in English twice and asked her learners to listen to the text carefully. Then she asked them to work in group of 4 to recreate text nearer to the one read out, not exactly the same. What is this activity known as? यानी आपसे क्या कह रहा है कि कक्षा 8 की अध्यापिका है, टीचर है, अध्यापिका या समझ लिया अध्यापक है कोई भी, एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए, तो यहाँ पे लेडीज़ ही है क्योंकि यहाँ पे क्या सी लिखा है साथियों, तो लेडीज़ टीचर ही है। तो इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन करें और जो एकदम मूल जैसा ना हो जाए, उसने क्या कहा है, सेम वैसा ही ना हो, नॉट एग्जैक्टली द सेम का है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोन एज? ऑप्शन फर्स्ट राइटिंग टास्क, ऑप्शन सेकंड पैराग्राफ डिक्टेशन, ऑप्शन थर्ड कलेक्टिव डिक्टेशन, ऑप्शन फोर लिसनिंग टास्क। यानी कि लेखन कार्य, यानी लेखन, राइटिंग टास्क मतलब लेखन कार्य, सेकंड पैराग्राफ डिक्टेशन यानी अनुच्छेद श्रुत लेख जिसको इमला बोलते हैं, साथ में थर्ड कलेक्टिव डिक्टेशन यानी सामूहिक, यानी समूह में बोलना श्रुत लेख, और लिसनिंग टास्क मतलब श्रवण कार्य। तो इसे कौन सी विधा कहेंगे? तो आपको बताना है कि जो कक्षा 8 की जो अध्यापिका है पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। तो इसके बाद वो शिक्षार्थियों को 4-4 समूह में काम करने के लिए भी कहती हैं। तो इस हिसाब से यानी वो पढ़ी गई पाठ सामग्री का पुनर्लेखन जो एकदम मूल जैसा ना हो, तो इसके लिए अनुच्छेद श्रुत लेख कहेंगे उसे। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ डिक्टेशन, यानी कि सेम हूबहू ना हो, यानी कुछ अपने शब्दों में भी लिखना है। तो एक ऐसी तकनीक है ये, तो जिसमें छात्रों को वह लिखना होता है जिसे शिक्षक अधिकतम 3 बार पढ़ता है। तो शिक्षक द्वारा पाठ को निर्देशक करने के बजाय शिक्षक समूह गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकता है। तो यही होगा इसका ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो, यानी पैराग्राफ डिक्टेशन, यानी कि अनुच्छेद जो आपका होता है, अनुच्छेद ही तो कहते हैं हिंदी में पैराग्राफ को, अनुच्छेद जो लिखना तो उसका श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। This refers to proficiency in academic language or language needed for various content areas. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। तो क्या संबंधित है आपको बताना है, वो कौन सी विधा है? ऑप्शन फर्स्ट इंटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसे हम लोग अंतर्भाषा निपुणता कहते हैं। सेकंड बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, जिसको BICS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल कहते हैं जैसे हिंदी में। और थर्ड क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता। और फोर क्या है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी काल्प जिसको कहते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसको यानी कि जिसमें अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा निपुणता से संबंधित हो, तो उसे कहते हैं साथियों कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी काल्प कहते हैं। तो यानी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कभी अगर आपसे इस काल्प का फुल फॉर्म भी पूछ ले तो यही होता है साथियों जो आपको लिखा है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, इसका जो संबंध होता है वो अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में क्या कर निपुणता से है। और अगर इसके तात्पर्य की बात कहें अगर, तो ये औपचारिक शैक्षिक शिक्षा से है। इसमें विषय क्षेत्र की सामग्री के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल होता है। छात्रों को स्कूल में सफल होने के लिए भाषा सीखने का यह स्तर आवश्यक है और शैक्षिक क्षेत्रों में कुशल बनने के लिए छात्रों को समय और समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 148, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑन लैंग्वेज एजुकेशन। यानी एक पूछा रहा है आपसे कि भाषा शिक्षा पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 2020 जो आपकी नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है साथियों, तो इससे तो क्वेश्चंस आना बिल्कुल लाजमी है। तो इसको ज़रूर आप एक दो बार जरूर देख लीजिएगा। नई शिक्षा पॉलिसी जो है उससे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यानी उसने क्या कहा है, ऑप्शन फर्स्ट, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा के अध्ययन। और बी क्या कह रहा है, स्टडी ऑफ मदर टंग होम लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन। ये आपसे, तो इसमें से उससे पूछा है कि कौन सा नहीं सही है। तो सेकंड तो सही है, ये तो बिल्कुल 100% है, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट के लिए डाउट है, उसको देखते हैं और कितने इसमें से सही निकलते हैं। स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, बिल्कुल यही तो 3 बताया गया है कि आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी है और वो भी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, स्टडी ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, ये कंपलसरी कर रखा है उन्होंने, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही नहीं होगा इसमें से। उसमें क्या है, त्रिभाषा के सूत्र अंतर्गत शास्त्रीय भाषा, ये तो शास्त्रीय भाषा के लिए तो नहीं कहा गया ना, क्लासिकल लैंग्वेज के लिए, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट साथियों नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा कि ये 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अब वही चीज़ देखिए, इसमें फिर से वही पूछ लिया कि निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूछ लिया, इसमें जो 3 लैंग्वेज है फॉर्मूला उसके बारे में ही पूछ लिया। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑल चिल्ड्रंस बिगिन देयर स्कूलिंग इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाई द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल, यानी कह रहा है कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कूल तक के लेवल के लिए कहा गया हो कि 2 और एक्स्ट्रा लैंग्वेज सीखनी, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा है ना कि सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से, तो अंग्रेजी माध्यम कंपलसरी नहीं कर रखा उन्होंने कि आप कंपलसरी है उसके लिए, और 10वीं पूरी तक कम से कम 2 भाषाएं सीखते हैं। हाँ 2 भाषाएं तो सीखते हैं लेकिन अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर स्टेट लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। तो इसमें भी यही है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने में कम से कम 2 और भाषा सीखते हैं, ये भी नहीं होगा। तो अपनी राज्य की भाषा में, ज़रूरी नहीं कि राज्य की भाषा में ही वो सीखें। फिर उसके बाद क्या, थर्ड क्या, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 मोर लैंग्वेज बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल, यानी बिगिन आपको शुरुआत करनी है हिंदी से, कंपलसरी नहीं है, आप क्षेत्रीय भाषा के लिए ही बोला गया है। यानी सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने में कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं, ये भी नहीं होगा। कंपलसरी किसी के लिए बाउंडेशन नहीं, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा आप तमिल तेलुगु की तरफ के हैं तो आप वो उससे भी शुरू कर सकते हैं। अब अंतिम प्रश्न, ये अंतिम यही बचा, तो यही आपका राइट हो जाएगा। अब इसमें पढ़ भी लेते हैं क्या है, ऑल चिल्ड्रन बिगिन देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग होम लैंग्वेज एंड मूव ऑन टू एड एट लीस्ट 2 और मोर लैंग्वेज बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर हाई स्कूल। हाँ तो श्योर यही होगा, यानी सभी बच्चे अपनी विद्यालय जो शिक्षा है वो मातृ भाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने कम से कम 2 भाषाएं सीख जाते हैं, यानी वो हिंदी संस्कृत सीख लें, हिंदी इंग्लिश सीख लें, या जो मतलब अगर हिंदी भाषी है तो ये मराठी है तो मराठी और इंग्लिश सीख लें, या मराठी और संस्कृत सीख लें, इस तरह से मतलब हाई स्कूल होते होते 2 भाषाएं और सीख जाएं। तो आपको शुरू उसके यानी कि जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है मातृभाषा या जो क्षेत्रीय भाषा उससे शुरू करना है। तो ऑप्शन 4 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस सेशन का। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से साथियों लगती है आपके लिए बनाने के लिए, मेरा उद्देश्य रहता है आप लोग 100% सफल हो, तो मेरी मेहनत ज़रूर सार्थक कर दीजिए और आप 90+ स्कोर करें, ये मेरी
कामना है आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों, और अपने दोस्तों के लिए भी अगर वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं इसलिए मैंने इसको साथ में 15 क्वेश्चंस के लिए बनाया है, क्योंकि एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्नर, यानी आपसे कह रहा है अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, अटेन द ग्रामेटिकल नॉलेज इन मेजरेबल टर्म्स, यानी कि व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। सेकंड, अटेन द कंपटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स, यानी आपसे कहा है कि दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। थर्ड, अटेन मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑफ ऑल स्किल्स, यानी सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना। फोर, अटेन लैंग्वेज कंपोनेंट्स इन मेजरेबल टर्म्स, यानी आपसे क्या कहा है कि भाषा तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो यानी लर्निंग आउटकम्स अटेम्प्ट टू इनेबल लर्निंग, यानी अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ देता है। तो कैसे देता है? तो वो देता है अटेन द कंपटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स, यानी कि जो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, यही तो बता रहा है। यानी दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। यह ऐसे बिंदु होते हैं जो उन ज्ञान या कौशल की व्याख्या करते हैं जो छात्रों के पास एक पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में होना चाहिए, और जो छात्रों को यह समझने में मदद करते हैं कि वह ज्ञान और क्षमताएं उनके लिए क्यों सहायक होंगी। यही तो है इसका मतलब। तो इसका ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? और राइट आंसर हो जाएगा अटेन द कम्पटेंसीज इन मेजरेबल टर्म्स। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपका स्कोर कितना रहा 15 क्वेश्चंस में? ज़रूर बताइएगा कितना आपने सही किया। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए साथियों थैंक यू सो मच।